यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 152वां दिन। रूसी सेना यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर हमले को अंजाम दे रही है। दूसरी तरफ रूसी कब्जे वाले इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना घात लगाकर रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा कर रही है। यूक्रेनी सशस्त्र बल ने दक्षिणी यूक्रेन ने 20 रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है और रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सिपाहियों से मुकाबला करने के लिए अब यूक्रेन फौज के पास गोले बारूद नहीं बचे हैं। यूक्रेन की चारों दिशाओं में दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान मचा हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी आक्रमणकारी हर दिन औसतन यूक्रेनी सिपाहियों समेत 100 से ज्यादा नागरिकों की हत्या कर रहे हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों की हत्या को रोकने के दुनिया के देशों से रूस पर दबाव बनाने की अपील की है। रूस की नजर अब भी कीव पर टिकी हुई है। रूस के रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस विशेष सैन्य अभियान की तैयारी में जुटा है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को यूरोप के खिलाफ रूस के खुले गैस युद्ध की निंदा की। उनसे मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। नॉर्थ स्ट्रीम टर्बाइन के संबंधित में रियायत के बावजूद रूस यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति फिर से शुरू नहीं करने जा रहा है, जबकि वो अनुबंध के लिए बाध्य है। माइकोलाइव और खार्किव के इलाकों में भी बीते सोमवार को रूसी फौज ने जमकर हवाई हमले किए। रूसी हवाई हमलों की वजह से इलाके की रिहायशी और सरकारी इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। नागरिक सुविधाएं पूरी तरह से ठप हैं। ये जानकारी देते हुए निकोपोल जिला सैन्य प्रशासन के चीफ येवेन ने कहा है कि बीते दिनों रूसियों ने सुबह 5 बजे से ही निप्रोचोएव निकोपोल में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी और 15 मिनट के दौरान 20 विस्फोट किए। दूसरी तरफ जपोरिजिया नगर परिषद के सचिव अंतोली कुर्तेव ने भी रूसी हवाई हमले की बात कही है, जिसमें जपोरिजिया के बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से ध्वस्त होने की जानकारी उन्होंने दी। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW ने बताया है कि खैरसान इलाके में रूसी कब्जे वाले 3 पुलों को यूक्रेनी सिपाहियों ने धमाके कर उड़ा दिया है। ISW का कहना है कि बीते सोमवार को यूक्रेनी सेना ने नोवा काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पुल पर हमला किया, जिससे सड़क बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी यहां से यात्रियों और गाड़ियों की आवाजाही बंद नहीं हुई है। रूसी खुफिया विभाग ने दावा किया है कि यूक्रेन ने पुल पर हमला करने के लिए रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। ISW ने बताया कि यूक्रेन की फौज ने मेलिटोपोल से 30 किलोमीटर उत्तर में कई इलाकों के पास एक रूसी नियंत्रित रेलवे ट्रैक को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेनी सशस्त्र बल ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी सेना रेल लाइन के जरिए अपने सिपाहियों और सैन्य हथियारों को मेलिटोपोल से वासिलिवका और टोकमक की ओर भेज रही थी, जिसे रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के 6 महीने की शुरुआत में लिथुआनिया के विदेश मामलों के मंत्री एडगर्स ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को और अधिक आधुनिक हथियार दिए जाने का आह्वान किया है। एडगर्स ने कहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन की बात कहने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन को और ज्यादा लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम देने की जरूरत है। इससे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी ने कहा था कि यूक्रेन को दुश्मन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कम से कम 50 हिमार्स और M270 सिस्टम की जरूरत है और रूस के खिलाफ जबरदस्त जवाबी कार्रवाई के लिए कम से कम 100 ऐसे डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत है। दिन बीतने के साथ ही रूसी फौज और ज्यादा हमलावर हो रही है। रूसी खुफिया विभाग का कहना है कि धीरे धीरे यूक्रेनी हथियारों का जखीरा खत्म होता जा रहा है। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी अपराधों का खुलासा करते हुए ह्यूमन राइट वॉच HRW ने कहा है कि रूसी सिपाहियों ने लुहांस्क, दोनेत्स्क, क्रामाटोर्स्क, मेलिटोपोल समेत साउथ यूक्रेन के हजारों नागरिकों को बंधक बनाकर उन्हें यातनाएं दी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि रूसियों ने यूक्रेनियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया और उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में कैद कर लिया। जारी रिपोर्ट्स में ह्यूमन राइट वॉच ने खैरसान और जपोरिजिया इलाके में 71 यूक्रेनी नागरिकों से बातचीत का हवाला देते हुए कहा है कि रूसी सिपाहियों के खिलाफ 42 युद्ध अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। ह्यूमन राइट वॉच ने यह भी दावा किया कि रूसी कैद में बंधक बनाए गए हजारों यूक्रेनी नागरिकों के लापता होने की खबर है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि रूसियों ने कैद के दौरान यूक्रेनी नागरिकों को बिजली के झटके दिए, आग से जलाया और उनके दांत और पसलियां तोड़ दी। वॉच ने यूक्रेनियों को प्रताड़ित करने के आरोप में रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर भी जोर दिया है।
बीते दिनों ओडिशा के बंदरगाह पर हुए रूसी मिसाइल हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन के विदेश मंत्रालय को आश्वासन दिया है कि इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि ओडिशा पोर्ट पर रूसी सैनिकों ने अनाज के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए हमला किया। एक निजी अखबार में छपे ओडिशा पोर्ट पर अनाजों के निर्यात को रोकने के लेकर रूस की तरफ से हमले की खबर का खंडन करते हुए यूएन ने कहा है कि रूस ने ओडेसा बंदरगाह पर मिसाइल हमले कर तकनीकी रूप से इस्तांबुल में हस्ताक्षरित अनाज समझौते का उल्लंघन नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस्तांबुल में हुए अनाज समझौते के हिसाब से रूस ने सीधे तौर पर अनाज निर्यात में शामिल बंदरगाहों पर हमला नहीं करने का वादा किया है, जबकि मौजूदा वक्त में ओडिशा बंदरगाह से अनाजों का निर्यात नहीं किया जा रहा है। लिहाजा रूस ने टेक्निकली अनाज समझौते का उल्लंघन नहीं किया। यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत ब्रिजेट ब्रिंक ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि अमेरिका रूस को आतंकवादी देश घोषित करने के फैसले पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि इस मुद्दे पर अमेरिकी कानूनों के मुताबिक सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की जरूरत है। दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन की तबाही के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को न्याय दिलाने में हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ब्रिंक ने भी कहा कि रूस पर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। भविष्य में भी यूक्रेन की तबाही के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने पुतिन को कायर कहते हुए आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोपी बताया और यूक्रेन का समर्थन किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने दुनिया से यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों को नरसंहार के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया है। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने कहा है कि रूसी नेतृत्व, अधिकारी और सार्वजनिक हस्तियां लंबे समय से यूक्रेन में नरसंहार के लिए वैचारिक आधार तैयार कर रहे थे। कुलेबा ने कहा है कि रूस यूक्रेन के अस्तित्व को खत्म करना चाहता है, जबकि यूक्रेनियन वास्तव में रूसी हैं। पुतिन का उद्देश्य यूक्रेनियों को खत्म कर रूस के भौगोलिक दायरे को बढ़ाना है। लिहाजा निर्दोष यूक्रेनियों की हत्या करने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं है। कुलेबा ने कहा कि दुनिया में रूस की पहचान केवल मात्र नरसंहार करने वाले देश के रूप में की जानी चाहिए, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन उनकी गुलामी स्वीकार कर ले और फिर विनाश के लिए तैयार रहे। 23 जुलाई को ओडेसा पर रूसी मिसाइल हमले के बाद तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकान ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव और यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री अलेक्जेंडर के साथ बातचीत की। टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकान ने यूक्रेन के रक्षा मंत्री को बताया कि रूस का कहना है कि ओडेसा पोर्ट पर हुए हमले का अनाज के निर्यात से कोई लेना देना नहीं। फिर भी तुर्की ओडेसा पर हुए मिसाइल हमले की गंभीरता से जांच कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस की तरफ से इस्तांबुल में हुए अनाज निर्यात समझौते के तुरंत बाद ओडेसा पर हुए मिसाइल हमले ने यूक्रेन की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ बीते सोमवार को रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने पुष्टि की है कि रूस की तरफ से ओडेसा पोर्ट पर मिसाइल हमला इसीलिए किया गया क्योंकि ओडेसा पोर्ट से अनाज के निर्यात का काम किया जाना है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी आईटी सेना ने 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक 750 से ज्यादा रूसी ऑनलाइन सोर्सेस को निष्क्रिय कर दिया है, जिसमें रूसी विदेश मंत्रालय के साथ ही उसकी सैन्य एजेंसियां भी शामिल हैं। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के आईटी एक्सपर्ट्स ने रूस पर साइबर अटैक कर उसके ऑनलाइन सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसकी वजह से रूस को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेनी साइबर अटैक की वजह से 14 दिनों तक रूस का ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से ठप रहा। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान यूक्रेन ने रूस के 800 से ज्यादा वेबसाइट्स पर साइबर अटैक किया है, जिसकी वजह से रूसी बाजार को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इन दिनों यूक्रेन का दक्षिणी इलाका रूसी हमले का मुख्य केंद्र बना हुआ है। दक्षिणी यूक्रेन के डोनबास, मारियोपोल, दोनेत्स्क, इज्यूम और खार्किव समेत कुल 22 छोटे बड़े इलाके हैं जहां रूस अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ साउथ यूक्रेन का सुमी इलाका अभी भी रूस की फौज के लिए चुनौती बना हुआ है। यूक्रेनी सशस्त्र बल ने दावा किया है कि बीते सोमवार को उसके जवानों ने सुमी के यस्त्रुबिन हर्बोविस्के इलाकों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कम से कम 20 मिसाइल दागी। रूसी हमले की वजह से यहां के रिहायशी और सरकारी इमारतें खंडर में तब्दील हो गई, लेकिन हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी जवानों ने रूस के लड़ाकों को खदेड़ने का काम कर दिया।
बीते सोमवार को रूसी सैनिकों ने निप्रोपेट्रोव्स्क के 3 जिलों पर हमला किया। रूसी हमले से 10 साल की बच्ची घायल हो गई। ये जानकारी देते हुए निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने बताया कि रूसी सैनिक पूरी रात इलाके में गोलीबारी करते रहे और खासतौर पर निकोपोल, निप्रो और क्रिवी रिह जिलों को निशाना बनाते रहे। रेज़निचेंको ने यह भी बताया कि तीनों जिलों में आक्रमणकारियों ने एक के बाद एक 40 रॉकेट दागे, जिसकी वजह से इलाके के 6 निजी घर और एक गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हमलावरों ने निप्रो जिले में भी 2 रॉकेट दागे। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी हमलावर इलाके को तबाह करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पुतिन का बर्ताव जल्लाद की तरह है, जिन्हें निर्दोष यूक्रेनियों की हत्या करने में इंसानियत का ख्याल भी नहीं है। रूस का कहना है कि दोनेत्स्क इलाका पूरी तरह से उनकी फौज के नियंत्रण में है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि बीते सोमवार को रूसी सिपाहियों ने पावलिवका, बखमुट और हिलितिन्स्विनिका के अलावा कुछ और ऐसे इलाके हैं जहां पर हवाई हमला किया, जिसकी वजह से बीते दिन रूसी हवाई हमले में 8 यूक्रेनी नागरिकों की गंभीर रूप से उन्हें चोटें आई हैं, जख्मी हैं। दोनेत्स्क के प्रशासन के प्रमुख पावलो ने यह भी बताया कि रूसी सेना लोगों के बीच खौफ बनाए रखने के लिए उन पर गोली दाग रही है और जानबूझकर यह अफवाह फैला रही है कि दोनेत्स्क पूरी तरीके से उनके नियंत्रण में है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि यहां पर अभी भी रूसी सेना तैनात है और जल्द ही यूक्रेनी फौज उन्हें वहां से खदेड़ने में कामयाब होगी। लुहांस्क में रूसी सेना के जंगी बर्ताव को लेकर यूक्रेन सशस्त्र बल का कहना है कि रूसी फौज इलाकों पर कब्जा करने के लिए जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, यूक्रेनी लड़ाके उन पर जमकर गोलीबारी करते हैं और रूस की सेना 4 कदम पीछे और हट जाती है। ये जानकारी देते हुए यहां के क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख सरही हदाई ने बताया कि लुहांस्क के कस्बाई इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सिपाही लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी फौज छापेमारी कर युद्ध नीति के तहत दुश्मनों को धूल चटाने में कामयाब हो रही है। जोरदार हवाई हमले का जवाब देते हुए यहां पर यूक्रेनी फौज ने रूस को खदेड़ दिया है। हदाई की मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि बीते 1 हफ्ते के दौरान यूक्रेनी लड़ाकों ने 20 से भी ज्यादा रूसी सैन्य हथियारों के गोदामों को तबाह कर दिया है। दोनेत्स्क मिलिट्री कमांड के चीफ पावलो ने रूसी फौज पर यूक्रेनियों की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसी फौज अब सीधे तौर पर यूक्रेनी नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते सोमवार को रूसी हमलावरों ने दोनेत्स्क के बखमुट में 2 लोगों को घर में घुसकर गोली मारी। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सिपाही अपने कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के समर्थकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। खुफिया विभाग का यह भी कहना है कि रूस यहां लोगों को अपने देश की नागरिकता देने के लिए एक विशेष अभियान भी चला रहा है। जो यूक्रेनी रूस की नागरिकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, रूसी फौज उनके माथे पर गोली मार रही है। दोनेत्स्क की मिलिट्री कमांड के चीफ ने यह भी बताया कि रूसी फौज के खिलाफ अब तक यहां पर वॉर क्राइम के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। दोनेत्स्क का ज्यादातर इलाका रूस के कब्जे में है, लेकिन यहां के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर अभी भी यूक्रेनी सेना मोर्चे पर डटी हुई है। यूक्रेनी सशस्त्र बल ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि दोनेत्स्क के 2 इलाके ऐसे हैं जहां यूक्रेनी फौज की मोर्चेबंदी बहुत मजबूत है। इन दोनों ही इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूसी फौज पिछले 1 हफ्ते से भीषण तबाही मचा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी हमलावरों ने कई इलाकों पर मिसाइलें दागी। यूक्रेनी फौज ने रूसी हमलों को नाकाम भी कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस की दिशा से भी रूसी हमले की आशंका जताते हुए लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दिया है। यूक्रेन के मददगार और समर्थक देश रूस को हर दिन नए तरीके से घेरने की चाल चलती नजर आ रहे हैं। रूसियों पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत अमेरिका ने की और देखा-देखी ब्रिटेन, कनाडा समेत कई देश रूस के लोगों पर बैन लगाना शुरू कर चुके हैं। प्रतिबंधों की बात करें तो ब्रिटेन ने रूस की एक कंपनी समेत 6 रूसी नागरिकों पर बैन लगा दिया है और यही नहीं, ब्रिटेन ने रूसी कंपनी और 6 लोगों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। ब्रिटेन का आरोप है कि कंपनी रूस को मदद पहुंचाने का काम कर रही थी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश बीते 4 महीने के दौरान 1000 से ज्यादा रूसी नागरिकों पर बैन लगा चुके हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस हमले के शुरुआती दिनों में रूसी फौज इलाकों में तबाही मचाने के बाद दूसरे इलाकों का रुख करती दिखती थी, लेकिन अब रूसी फौज इलाके में तबाही मचाने के बाद वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिणी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना औसतन दिन भर में 40 से 60 बार मिसाइलें दागती है। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन के साउथ ऑपरेशन कमांड ने बताया कि रूसी हमलावरों ने माइकोलाइव में एक के बाद एक लगातार 10 मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
रूस डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए रूस पहली बार एक ऐसे एंटी ड्रोन बंदूक का इस्तेमाल करेगा जिसके हमले से हवा में ही यूक्रेनी ड्रोन पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाएगा। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट ने बताया कि एंटी ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मॉडिफाइड हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया गया है जो कि चुंबक की तरह काम करेगा। उन्होंने बताया कि एंटी ड्रोन बंदूक से हमले के बाद ड्रोन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी और ड्रोन पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन को कई देशों की तरफ से सैन्य मदद के तौर पर लेटेस्ट ड्रोन दिए गए हैं और आंकड़ों की माने तो रूसी फौज को सबसे ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन हमलों से नुकसान हुआ है। रूस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने की पूरी दुनिया के देश हर दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। जापान सरकार ने भी अब रूस से आयात किए जाने वाले सोने पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। जापानी सरकार ने 5 जुलाई को रूसी सोने की खरीद पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दी थी। जापानी वित्त मंत्रालय ने बीते सोमवार को घोषणा की है कि 1 अगस्त से रूसी सोने की आयात को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। टोक्यो में रूसी राजदूत की तरफ से कहा गया कि जापान के इस फैसले से रूस से ज्यादा जापान का नुकसान है और इससे जापान के सोना बाजार को भारी महंगाई से जूझने की नौबत आएगी। यूक्रेन के खिलाफ रूस हमलों के शुरुआती दिनों में ही जापान ने रूस को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सपोर्ट्स करने से मना कर दिया था। जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख और यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर को बर्खास्त करने के बाद यहां के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएसडीसी के पहले उपसचिव को भी बर्खास्त कर दिया है। डेमचेंको की बर्खास्तगी को लेकर अभी किसी तरह का कोई खुलासा यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेनी सरकार इस वक्त अपने ही अधिकारियों के विश्वासघाती रवैये पर पूरी तरह से घबराई हुई है। लिहाजा यूक्रेनी सरकार गोपनीय तरीके से एक के बाद एक फैसले ले रही है जिससे किसी को भी हैरानी होगी। कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पहले उपसचिव किसी न किसी रूप से यूक्रेन के लिए वफादार साबित नहीं हुए और इसीलिए उन्हें बर्खास्त करने का फैसला किया गया। रूस का कहना है कि लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूसी सेना की पकड़ इतनी मजबूत है कि यहां यूक्रेनी सेना का आसपास फटकना नामुमकिन है। दूसरी तरफ यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी सेना छापेमारी कर अपने खोए हुए इलाकों को हासिल करने में सफल हो रही है। लुहांस्क के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने बताया कि इन इलाकों में रूसी फौज का दबदबा है, लेकिन रूस इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसने पूरी तरह से लुहांस्क और दोनेत्स्क पर जीत हासिल कर ली। उन्होंने ये भी बताया कि सोमवार को रूसी लड़ाकों ने लुहांस्क के रूबिजन की 5 मंजिला रिहायशी इमारत पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चीफ ने बताया कि रूबिजन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रूस लगातार आक्रामक बना हुआ है। यूक्रेन के आयुक्त ओलेह कोंटेको ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान सिपाहियों समेत कुल 7,200 यूक्रेनी लापता हैं, जिनकी खोज की जा रही है। रूस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन की 36वीं मरीन ब्रिगेड की पहली बटालियन के लगभग 2,000 जवानों को रूस ने अगवा कर लिया है। ओलेह ने यह भी बताया कि रूस ने लगभग 5,000 से ज्यादा यूक्रेनी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों समेत यूक्रेनी सशस्त्र बल, नेशनल गार्ड और यूक्रेनी सीमा सुरक्षा बल के सिपाहियों को किडनैप किया है। यूक्रेन के आयुक्त ने नाटो और पश्चिमी देशों से अपील की है कि रूस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाए ताकि अगवा किए गए यूक्रेनियों को वो छोड़ने पर मजबूर हो जाए। बीते सोमवार को खार्किव के सेंट्रल इलाके में रूसी सिपाहियों ने एक के बाद एक लगातार 3 मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से यहां की रिहायशी इलाकों की 6 मंजिला इमारत ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि रूसी हमले से तबाह हुए इमारत के मलबे में सफाई के दौरान एक बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बचाया गया है। यूक्रेनी बल का कहना है कि रूसी सिपाही जानबूझकर रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। हमला कर यूक्रेनियों के हौसले को पस्त वो करना चाहते हैं ताकि लोग इलाके को खाली कर दूर चले जाएं और रूस आसानी से इन इलाकों पर अपनी दावेदारी साबित कर सके। स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया कि इस इलाके में रूसी सिपाही लगातार एयर स्ट्राइक कर शहर के बुनियादी ढांचे को तबाह करने में लगे हैं।